हेलो स्टूडेंट्स आज हम सीबीएसई का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक फ्रॉम 1950 टू 1990 कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो 1950 से लेकर 1990 तक उसने कितनी डेवलपमेंट की, इसमें क्या क्या चेंजेस आए। क्योंकि देखो पिछला चैप्टर पढ़ा था हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें देखा था हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। अब देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से लेकर 1990 तक देखेंगे बेटा हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या पहले जैसे पहले ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे थी सेम ऐसी है कि कुछ चेंजेस आए हैं। देखते हैं। फर्स्ट इज़ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारा 1950 में वो लिखा गया था, क्या कहते हैं, कानून लिखे गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया था। सो उसकी वजह से हम जैसे रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके बाद जब हमारे कानून लिखे गए, लॉ सेट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, उसके बाद डिफरेंट लॉज बनाए गए। सो हम इसी कारण 1950 से स्टडी करेंगे कि जो हमारे लॉज आए, कॉन्स्टिट्यूशन आए, उसके बाद से क्या चेंजेस आए हमारे इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट इज डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। हम 1950 में हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो देखते हैं हम व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इनफैक्ट in this type of economy only those consumers goods will be produced that have good demand in the market and yield profit top to the producers. Okay, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है बेटा उसका मेन मोटिव होता है कि सिर्फ प्रोड्यूस करना गुड्स को मार्केट की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, मार्केट की जितनी डिमांड है उस हिसाब से कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे। ठीक है, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या? द एम्स इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द कंज्यूमर्स आर फ्री टू कंज्यूम वट एवर दे लाइक। इसमें कंज्यूमर अपने हिसाब से कुछ भी फ्री कर सकते हैं और प्रोड्यूसर अपना जो है प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज करते हैं। प्रोड्यूसर अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक है, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी आएगी जो डिपेंड करती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में कितनी डिमांड है किसी चीज़ की और उसी हिसाब से कितनी सप्लाई की जा रही है। Next is socialist economy. Socialist economy is a system in which all the decisions are taken by the government. In this system, the government decide what goods are to be produced in accordance with the need of the societies and how goods are to be produced and how to be distributed. बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा रोल गवर्नमेंट का आ जाता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा सामान बनाया जाएगा, कौन सा सामान जो है कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इसमें सारा कुछ क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट इकोनॉमी। इसमें सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, क्या सामान बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कब सोसाइटी को पहुंचाया जाएगा और कैसे पहुंचाया जाएगा, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाय साइड। Both price mechanism and the central planning authority decide what, how and whom to produce. ठीक है, इसमें मिक्स इकोनॉमी में बताया गया कि दोनों सेक्टर इसमें होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है और प्राइवेट सेक्टर भी आता है, और बोथ द सेक्टर डिसाइड करते हैं प्राइस क्या रखेंगे प्रोडक्ट का एंड सेंट्रल प्लानिंग कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाएगा मिक्स इकोनॉमी में। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, बिकॉज देखो इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी आ जाते हैं और पब्लिक सेक्टर दोनों आ जाते हैं और दोनों मिलके ही काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपने सेक्टर में डिसाइड करते हैं क्या करना कैसे नहीं करना, और पब्लिक सेक्टर में डिसाइड करते हैं क्या करना कैसे करना, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है, कौन सा प्रोसेस लगाना। सो जब एक इकोनॉमी में दोनों सेक्टर आ जाए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों अपने अपने सेक्टर में मिलकर काम करें, तो उनको क्या बोला जाता है? मिक्स इकोनॉमी। और जो इंडियन की इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया में दोनों आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। ठीक है, ये थे कुछ आपके 3 सेक्टर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेक्टर, सोशल इकोनॉमी सेक्टर, मिक्स इकोनॉमिक सेक्टर, कि इंडिया में कौन से 3 सिस्टम्स हैं इकोनॉमी के, याद रखना। ये 2-2 नंबर में भी पूछा जाता है और ये लॉन्ग में भी आ जाता है। एक्सप्लेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या ऑल द इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 3 सिस्टम आएंगे, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेकंड टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी में किसी तरह का कोई क्राइसिस आता है, कोई तार चढ़ाव आता है, तब गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना पड़ता है इकोनॉमी में, ताकि जो वो प्रॉब्लम है उस ख़त्म की जाए। ठीक है, अभी आप करंटली देख लो कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, जिसने हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन का वर्ल्ड इकोनॉमी को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, इतनी ज़्यादा ख़राब किया ना। तो उसी को अब लड़ने के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे कोरोना वायरस की वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, डेथ रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, पॉवर्टी लाइन के बिलो आ गए हैं लोग, नीचे आ गए, इतनी गरीबी बढ़ गई है, जीडीपी रेशो कितनी ज़्यादा नीचे गिर गई है। तो ये सारे कारण होते हैं। तो इनको प्लान करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है? इकोनॉमिक प्लानिंग। सो देखते हैं क्या है मीनिंग इसका। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज, मतलब कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज करना है इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करना इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़। नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? जो हमारे नेशन को प्रायोरिटीज़ देती हैं, नेशन को अच्छा बना देती हैं, उसमें कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है, तो कि जो हमारी डेवलपमेंट है इकोनॉमी की अच्छी हो जाए। ठीक है, सेकंड देखो, इंडियन हैज़ कंप्लीटेड इट्स 12th 5-year प्लान एंड हैज़ स्टार्टेड 13th 5th-year प्लान फ्रॉम 2017 टू 2022। मतलब इंडिया का 5-year प्लान जो है 12th वाला वो कंप्लीट हो गया और 13th 5-year प्लान शुरू किया गया। बेटा 5-year प्लान होता है, गवर्नमेंट अपना 5 साल का एक प्लान बनाती है, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इन आने वाले 5 सालों में हम ये अचीव करेंगे, ऐसे अचीव करेंगे, कौन से रिसोर्सेज के साथ अचीव करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। जब हम इकोनॉमी को प्लानिंग करते हैं इंडिया में, उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, इंडिया में 2 तरह की प्लानिंग होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखो, टू बी अचीव ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बोलेंगे जो हम आने वाले 20 सालों में अचीव करेंगे, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक। मतलब मॉडर्नाइजेशन लाना है अपनी इंडियन इकोनॉमी में, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करें हम प्रोडक्शन में, उसको चेंज किया जाए, जिसकी वजह से सोशल आउटलुक, लोगों का रहन सहन भी चेंज होगा। सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, मतलब अपने देश की चीज़ों पे डिपेंड करना, इम्पोर्ट पे नहीं, फॉरेन से मंगवाए गुड्स पे नहीं डिपेंड रहना, इंडियन के गुड्स पे डिपेंड रहना। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट होता है इकट्ठा मिलके, जो इंडियन की पूरी एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज की आउटपुट है उनको क्या करना है? इंक्रीज करना, सो दैट उसके इंक्रीज होने से बेटा देखो हमारी जो है ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इक्विटी, रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब इक्विटी लाना है, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इनकम एंड वेल्थ जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसमें इनइक्वालिटी जो होती है उसको ख़त्म करना, उसमें इक्वालिटी लाना। फॉर एग्जांपल जैसे आप वो वाला सेक्टर लगा लो, कॉर्पोरेट सेक्टर लगा लो, उसमें कंपनी में कितने बंदे काम करते हैं एक ही पोस्ट पे, जैसे वो भी सीनियर मैनेजर, वो भी एक दूसरा भी सीनियर मैनेजर, बट दोनों की सैलरी में डिफरेंस होगा, एक को ज़्यादा मिलेगी, एक को कम मिलेगी, दोनों को इक्वल मिलना। गवर्नमेंट चाहती है ये इनक्वालिटीज़ क्या है ये ख़त्म कर दी जाए। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग आर ग्रुप इज एक्चुअली एंगेज इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट होती है बेटा कि जहाँ जहाँ जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसको जॉब नहीं मिल रही है उसको जॉब मिल जाए और वो अपने काम धंधे पर लग जाए, उसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का एक गोल ये भी होता है कि इंडियन इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ जहाँ बंदे की स्किल की रिक्वायर है वहाँ वहाँ बंदा होना चाहिए, आइडल नहीं बैठना, फ्री नहीं बैठना। ठीक है, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव। टू बी अचीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। ओके, जो हमारा 13th 5-year प्लान चल रहा है ना, वो है हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म प्लान है। वो आने वाले 5 सालों में हमें जो कुछ भी अचीव करना होता है वो हम करते हैं 5-year प्लान में। देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है कंट्री के। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, उन्हें कहा शॉर्ट टर्म जो है वो डिपेंड करता है प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द कंट्री नीड्स ऑफ द कंट्री। जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो पर्टिकुलरली उसमें कुछ चेंजेस, मतलब पर्टिकुलरली कुछ गोल्स नहीं होते, उसमें देखा जाता है कि आने वाले 5 सालों में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है,
कंट्री को किस किस चीज़ की ज़रूरत है कि जिससे उसकी डेवलपमेंट हो, तो वो 5 ईयर में हम अचीव करेंगे। ठीक है, जैसे मेड इन इंडिया ये आने वाले 5 सालों में हम अचीव कर सकते हैं अगर हम आज से स्टार्ट करें तो। ऐसे उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लान 1951 टू 1956 था, फोकस्ड ऑन द हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से 1956 5 ईयर प्लान में उनका मेन फोकस था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 से 61 शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उन्होंने अपना फोकस किस पे शिफ्ट कर दिया, एग्रीकल्चर से हटा के इंडस्ट्री पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव को बेटा अचीव कर लिया होगा। अब हमें इंडस्ट्री के जो हैं गोल्स को अचीव करना है, इसलिए उन्होंने 1956 से 1961 में अपना एग्रीकल्चर से फोकस हटा के इंडियन इंडस्ट्री पे फोकस किया। इसी तरह जो 5 ईयर प्लान होता है उसका मेन कोई पर्टिकुलरली नहीं होता कि हम ये अचीव करेंगे, उसमें कंट्री की नीड्स के हिसाब से जब लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर काम नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर लो। जब इंडस्ट्री सेक्टर ने काम कर रहा है उस पर फोकस कर लो। जब हमारी फॉरेन ट्रेड पे काम नहीं चल रहा हो तो उस पर फोकस कर दो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे फोकस करते हैं। जैसे अब करंट नीड क्या है, कोरोना वायरस पे लड़ना, तो कोविड-19 पे उनका फोकस हो रहा है कि हम कैसे इसकी वैक्सीन बनाएं, कैसे इसको लड़ें ताकि हमारी इकोनॉमी ऊपर आए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, पॉवर्टी सही हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की करंट नीड्स कौन सी हैं। ठीक है बेटा, सो आई होप आपको पता लग गया होगा इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग, इकोनॉमिक गोल्स में उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, क्या नीड होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि एग्रीकल्चर का क्या था, फॉरेन ट्रेड क्या चल रही है, इंडस्ट्री सेक्टर कैसे चल रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था। अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमें आज़ादी मिल चुकी है। अब देखना 1950 से लेकर 1990 तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, उसमें क्या चेंजेस आए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके फीचर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसने कहा डेफिनेटली बेटा एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। उस टाइम, अभी भी 70% है, उस टाइम भी 70% थी। उसके मेन रीज़न क्या थे, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम थी उसमें एग्रीकल्चर इनकम ने अपना काफ़ी योगदान दिया हमारी कंट्री की जीडीपी रेशो में। ठीक है, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज लेबर फोर्स। डेफिनेटली अगर 70% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में घुसी होगी तो एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में कितने काम होते हैं, कोई सीड्स को बोता है, कोई उसको अलग करता है, कोई फिर उसे बीट प्रोड्यूस करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो हैं उस टाइम पे आ गए होंगे। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डेफिनेटली अगर इंडियन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी तो डेफिनेटली उसके साथ हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होनी ही थी बेटा। कैसे होनी थी, क्योंकि अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड हो जाएंगे, हम खुद की ही प्रोडक्शन करेंगे, बाहर से एग्रीकल्चर मतलब बाहर से कोई खेती बाड़ी नहीं मंगवाएंगे, कोई अनाज गेहूँ आटा चावल कुछ नहीं मंगवाएंगे। इससे हमारे एग्रीकल्चर को पे तो अच्छा असर पड़ा है, साथ में साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगी कि हम भी जो है इंडियन गुड्स बनाएं, हम फॉरेन के गुड्स पे डिपेंड ना रहें, इंपोर्ट ना करवाएं। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्री ट्रेड एंड सर्विसेज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। उन्होंने कहा कंट्री का ट्रेड जो था, कंट्री जो ट्रेड कर रही थी एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड किस पे होती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस पे, कि एग्रीकल्चर हमारी अच्छी हो। आपको पता है उस टाइम पे जब 1950 एंड 1990 की बात चल रही है, उस टाइम पे हमारी जो सामान था ना, जो गेहूँ आटा चावल, ये बाहर भी जाता था, ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट होता था। तो जो इनसे इनकम आती थी इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती थी, जीडीपी रेशो भी अच्छी होती थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छा होता था, और उसकी वजह से जो कंट्री थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाती थी क्योंकि उसको उससे कुछ मिल रहा था। सो ये थे मेन रीज़न हमारे रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्या था उस टाइम। ठीक है, अब हम पढ़ने चाह रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके फीचर्स क्या थे उस टाइम पे।
लो प्रोडक्टिविटी, ये सारी फीचर हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, जो हमारी प्रोडक्शन थी वो कम हो रही थी क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतने अच्छे टूल्स नहीं थे कि हम उससे प्रोडक्शन कर सकें, इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो छिप कर काम करते थे, क्योंकि अगर उनको पता लग गया कि वो अपनी ज़मीनों पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे या ज़मींदार सिस्टम को पता लग जाता था, वो उनसे कर्जा वसूल करने आते थे, इसलिए वो छिप कर काम करते थे। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, डेफिनेटली इंडियन के पास उस टाइम कोई ऐसे वाटर सिस्टम नहीं था जैसे अभी चल रहा है, स्प्रिंकल सिस्टम हो गया या कोई भी वाटर सिस्टम था, ऐसा सिस्टम नहीं था। इसकी वजह से वो डिपेंड करता था रेनफॉल पे कि कब बारिश आएगी तो हमारी खेती बाड़ी अच्छी से हो। सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग, सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग होता है बेटा, फार्मर जो है जो खेती करता है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता है और किसी पर्पस के लिए नहीं करता। वो सिर्फ अगर कोई खेती बाड़ी कर भी रहा है वो अपने खाने पीने के लिए कर रहा है या अपनी फैमिली को खिलाने के लिए कर रहा है। ट्रेडिशनल इनपुट्स, डेफिनेटली इनपुट क्या होता है, जो हम प्रोडक्शन में डालते हैं, और आउटपुट होता है जो हमें रिसीव होता है। इनपुट मतलब पुराने तरीके से खेती बाड़ी चल रही थी, कोई नया सिस्टम नहीं था इंडियन इकोनॉमी के पास। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो था अपने पुराने तरीकों से काम कर रहा था, कोई मशीनें नहीं थी, हाथों से काम करना या बैलों के साथ काम करना। स्मॉल होल्डिंग, डेफिनेटली इंडियन जो पीपल थे उनके पास होल्डिंग, उनकी जो लैंड की थी वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड थी, फ्रेगमेंटेड थी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बैकवर्ड थी, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि हाथों से काम करना, उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था, इसलिए उसको बोला जाता है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। लैंडलॉर्ड टीनेट कन्फ्लिक्ट सिस्टम, ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ज़मींदार सिस्टम, जिसमें जो था ज़मींदार सिस्टम लगा दिया था। ज़मींदार थे जो टीनेंट से, मतलब जो उनके खेतों पे काम करते हैं, उनसे अपने हिसाब से कर्जा वसूल लेते थे और जो गवर्नमेंट थी उनको अपने हिसाब से थोड़ी सी इनकम देते थे। इसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट में कन्फ्लिक्ट होती थी कि एक रेट सेट कर दिया जाना चाहिए था, जिसकी वजह से टीनेंट को पता होता था कि हर मंथली उसने लैंडलॉर्ड को इतनी पेमेंट देनी है, बट जो लैंडलॉर्ड था वो टीनेंट से अपने हिसाब से पेमेंट निकलवाता। चाहे 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था, बट फिर भी जो लैंडलॉर्ड थे जो टीनेंट से वो बाज नहीं आते थे, टीनेंट से अपनी मर्जी से कर्जा वसूलते थे। ठीक है, अब बेटा हमारा टॉपिक है रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। रिफॉर्म्स का मीनिंग होता है चेंजेस। जब देखा गया कि इंडियन एग्रीकल्चर हमारा जो इतना बैकवर्ड होता जा रहा है, उसमें प्रोडक्टिविटी जो लो होती जा रही है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इनपुट जो आ रही है, आउटपुट जो आ रही है वो बिल्कुल सही नहीं आ रही, तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए। रिफॉर्म्स मतलब कुछ चेंजेस किए गए। वो चेंजेस क्या थे वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चेंजेस लैंड रिफॉर्म, लैंड में चेंज किया गया, जो खेती बाड़ी का सिस्टम था उसमें चेंज किया गया। देखते हैं, लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू चेंज बोट अबाउट इन द एग्रीन स्ट्रक्चर थ्रू द इंटरवेंशन बाय द स्टेट। एग्रीन स्ट्रक्चर होता है खेती बाड़ी करने के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमारे इंडियन कंट्री को 28 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो उन स्टेट के जो सीएम्स थे उनको हाथ में काम सौंप दिया गया कि आपको अपने स्टेट का काम देखना। सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था डिफरेंट स्टेट्स ने अपनी स्टेट्स में सही करवाया, उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज करवाया। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, डेफिनेटली उसका मेन रीज़न था कि जो एफिशिएंसी थी एंड प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की, उसको इंक्रीज़ करना ताकि जो प्रोडक्टिविटी हो ज़्यादा अच्छी आए, कैपेसिटी ज़्यादा हो और जल्दी जल्दी जो है खेती बाड़ी हो। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, अबोलिशन होता बेटा कैंसिल कर देना। जो इंटरमीडिएरीज थे एग्रीकल्चर सिस्टम में उनको अबॉलिश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जो पॉलिटिकल विल थे मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था वो थोड़ा कम कर दिया गया। वो अपने हिसाब से जो थे फार्मर्स से वो काम करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरली सरेंडर बाय टीनेंट्स, जो वॉलंटरली सरेंडर कर देते थे टीनेंट्स मतलब किसको, लैंड ओनर्स को, कि लैंड ओनर्स जो थे वो अपने हिसाब से वो करते थे, कर्जा वसूल करते थे, तो टीनेंट्स उनको सरेंडर करते थे। इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया गया कि टीनेंट अब अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, वो अपने हक के लड़ेंगे। जितना कर्जा बनता है, जितना रेंट बनता है, सिर्फ टीनेंट्स उतना ही रेंट पे करेंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा या उन लैंड ओनर्स की नीड के हिसाब से जो है वो रेंट नहीं पे करेंगे। इनएडुकेटिव प्रूफ ऑफ टीनेंसी, इनएडुकेटिव प्रूफ ऑफ टीनेंसी मतलब जो टीनेंट थे वो अब इनएडुकेटली उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा।
ठीक है। इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ टीनेंसी, टीनेंसी को जो है वो अब वो टीनेंट जो हैं वो लैंड ओनर पे जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने उधारी पे लैंड ली है, वो उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, ये सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये थे लैंड रिफॉर्म्स, हमारी लैंड में क्या क्या चेंज आए और चेंज करने का रीज़न क्या था, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना या सो ऑन। ठीक है। जर्नल रिफॉर्म्स, जर्नल रिफॉर्म्स मतलब जर्नली क्या क्या करना चाहिए था उनको। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ थी, खेती करने का जो ढंग था उसको एक्सपेंशन करना था, उसको एक बढ़ाना भी एक मेन रीज़न था। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, जो किसान थे उनको जल्दी से लोन नहीं मिल पाता था, तो जो जर्नल रिफॉर्म्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट, कि किसानों के लिए एक प्रोविज़न बनाया जाए कि जिनको जल्दी से जल्दी क्रेडिट मिले जाए, जैसे फार्मर लोन बना दिए गए, किसान कार्ड्स बना दिए गए, ताकि इनको जल्दी से जल्दी लोन मिले और वो एग्रीकल्चर सिस्टम को और एक्सपेंड कर सकें। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़, मतलब एक ऐसी मार्केट बना दी जाए जो एग्रीकल्चर सेक्टर को रेगुलेट करे, जो रूल्स फ्रेम करे, और एक ऐसी कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी बना दी जाए जिसमें इनकी जो है प्रोडक्शन जो इन्होंने किया उसके प्राइस सेट किए जाएं, और वो सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल होगी इनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए सही प्राइसेस पे। स्पोर्ट प्राइस पॉलिसी, एक प्राइस पॉलिसी बना दी गई कि जिसके हिसाब से जो फार्मर है उनको प्रॉपर उनका प्राइस मिल जाया करेगा, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। कई बार होता ना कि किसानों के जो थे, जैसे आप पुराने सिस्टम से, किसानों के जो सारा सामान था जो उनके लैंड ओनर ले जाते थे और कहते थे तुमने कर्जा नहीं दिया, हमने सारा सामान अब अपने पास रखना है। ऐसे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए प्राइस पॉलिसी बनाई गई कि इनके जो खेती बाड़ी की है, जो प्रोडक्शन किया है, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर दिया जाएगा कि जो भी बंदा आएगा उसको ये प्राइस पे करना पड़ेगा और फिर वो गुड्स ले सकता है। ठीक है। एक हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म, जर्नल रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन। एक उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन का चेंज लाया, वो क्या था। द HYVP-NAS और ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 1965। 1965 में उन्होंने HYVP-NAS और ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन ही बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया। यूज़ ऑफ पैकेज इनपुट, उसमें उन्होंने पैकेज इनपुट उनको दिए कि इसके साथ ही आप अपनी खेती बाड़ी करो, जिससे हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो लो ना रहे। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप है उनको साइंटिफिक वे से रोटेट करना, ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होके आए, जो इनपुट हमने डाला है वो आउटपुट जो है अच्छा निकल के आए। माइनर इरीगेशन वर्क वर टेकन अप, माइनर इरीगेशन, बेटा पहले ना माइनर इरीगेशन नहीं लेते थे, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स थे जो सड़ जाते थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने माइनर इरीगेशन भी चालू कर दी। ठीक है। राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इनका मेन मकसद था कि जो हमारी प्रोडक्शन है खेती बाड़ी की और प्रोडक्टिविटी जो उसकी कैपेसिटी है उसको ऊपर उठाया जाए, ताकि प्रोडक्शन के साथ हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़े। इंक्रीज इन इनकम, डेफिनेटली अगर हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उसकी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, सारा काम अच्छे से होगा, हमारी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि माइनर इरीगेशन का काम बढ़ गया, साइंटिफिक वे से रोटेशन करने से क्रॉप्स को, और बड़े बड़े काम थे जो निकल आए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज़ हुई।